वेलकम बैक टू जुनून बैच। हम लोग आज लेक्चर नंबर 9 करेंगे, जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है मैकेनिक्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए थे मोशन के लिए, जो आप जानते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से फेमस है। हम लोग 3 लॉ से पहले, आप ये नीट पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन में चलाया। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके बाद मैं स्टेटमेंट लिख के भी दे दूंगा। लेकिन हम लोग का नीट में ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट लॉ से क्या मिला, सेकंड से क्या मिला, थर्ड से क्या मिला, कहाँ से हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ को पढ़ने का ये तरीका है। न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट लॉ से क्या मिला, सेकंड से क्या मिला, थर्ड से क्या मिला, अगर आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे फर्स्ट लॉ से बनेगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया सीखना होगा और फोर्स का डेफिनेशन मिलेगा। सेकंड लॉ से मोमेंटम का डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट बोल लीजिए और फोर्स की क्वांटिटी मिलेगी। और थर्ड लॉ से मोमेंटम का कंजर्वेशन मिलेगा और फोर्स का डेवलपमेंट मिलेगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं, फर्स्ट लॉ में फोर्स बोला गया, फोर्स क्या है। फर्स्ट लॉ में व्हाट है, फोर्स के बारे में समझिए, मेन यही है। फोर्स फर्स्ट लॉ में मिला, फोर्स क्या है। सेकंड लॉ में मिला, फोर्स कितना है, हाउ मच। फोर्स की क्वांटिटी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, हाउ मच। ठीक है। थर्ड लॉ में मिला कि फोर्स कैसे काम करता है, हाउ, कैसे काम करता है। तो तीनों लॉ में देखिए, तीन लॉ से क्या मिला। फर्स्ट से मिला फोर्स क्या है, सेकंड से मिला फोर्स कितना लगेगा, क्वांटिटी हम लोग फाइंड करेंगे। और थर्ड लॉ में है कि फोर्स आपको कैसे काम करता है। ठीक है। फिर हम लोग एक एक लॉ पढ़ते हैं। देखिए, ये आपका फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। न्यूटन के 3 लॉज में फर्स्ट लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वालिटेटिव आते हैं। सेकेंड लॉ से क्वांटिटिव आते हैं, मीन्स न्यूमेरिकल्स, जो आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल सेकेंड लॉ से मिलेंगे और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल थर्ड लॉ से मिलेंगे। तो हम लोग को करना क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका है कि फर्स्ट लॉ आप देखिए, फर्स्ट लॉ का से क्या क्या आप आंसर कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको सीखिए। फिर सेकंड लॉ में आइए, सेकंड लॉ से क्या क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं उसको सीखिए। फिर थर्ड लॉ में आइए, उससे क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं उसको सीखिए। तो इतना जब आप करेंगे तो देखिएगा आप ऑलमोस्ट आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट लॉ में देखते हैं कि फर्स्ट लॉ का मीनिंग क्या है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप लोग जानते भी होंगे। स्टेटमेंट में लिखा हुआ, स्टेटमेंट को पढ़ने का तरीका, इसको 2 पार्ट ही पढ़िए। फर्स्ट पार्ट ये है, देखिए यहाँ तक कॉमा तक फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट आपका इसके बाद स्टार्ट हो रहा है। तो 2 पार्ट है, इसमें से 2 कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो बताता है कि कोई बॉडी अगर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा, अगर मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। तो इस पार्ट से हम लोग को इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मिलता है। और सेकंड पार्ट में देखिए कि जब तक कि बाहर का कोई एजेंट उस पर अप्लाई नहीं होगा तब तक अपना बॉडी को अपना जो मोशन है या स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको वो रखना चाहेगा। तो फर्स्ट पार्ट से मिला हम लोग को इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, सेकंड पार्ट से मिला एक कॉज मिला जिससे ये रेस्ट या मोशन का जो स्टेट है बॉडी का स्टेट जब भी हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब होता है, कभी भी हम लोग किसी बॉडी का स्टेट बोलते हैं इसका मतलब होता है या तो बॉडी रेस्ट में है या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, या तो बॉडी रेस्ट में या तो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि स्टेट बोलने का मतलब या तो रेस्ट या तो मोशन। ठीक है। तो इसका फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में आप देखिएगा कि बॉडी बोला गया है कि कोई बॉडी अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, मीनिंग यही है। सेकेंड पार्ट में बोला गया तब तक वो इस स्टेट को मेंटेन रखेगा जब तक कि कोई बाहर का एजेंट आकर उस पर अप्लाई ना हो। तो इसका 2 पार्ट मिला, एक फर्स्ट पार्ट से इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मिला। फर्स्ट पार्ट जो रेड वाला में है उससे आपको मिला कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मिला आपको। तो इनर्शिया क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। इनर्शिया एक बॉडी का प्रॉपर्टी है।
इनर्शिया एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से या जिसके कारण बॉडी अपना स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच a body due to which everybody continues to be in rest or uniform motion in straight line, ठीक है। अब देखिए इनर्शिया का मतलब ये समझ में आया, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी का, एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई बॉडी या तो रेस्ट में रहना चाहता है या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, या तो रेस्ट में रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, ठीक है। इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं? इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, तो आप ये बोलिए, अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो बस ये रेस्ट वाला पार्ट हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे बोलना है तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर इतना आप रेस्ट वाला पार्ट हटा देते हैं तो ये डेफिनेशन हो जाएगा इसका, इनर्शिया ऑफ मोशन का। मतलब हुआ कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। सेकेंड पार्ट, अगर कोई आपको बोलता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट डिफाइन कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि आप इस पार्ट को हटा दीजिए, यहाँ से ये और से पूरा पार्ट हटा दीजिए, यहाँ तक लिखिए, तो ये होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब ये हुआ कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन का भी इनर्शिया होता है। अगर हम किसी नॉर्थ में जा रहे हैं तो हम लोग नॉर्थ में ही रहेंगे। आपको पता है कि कोई फोर्स अगर जब तक अप्लाई नहीं होगा हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया को एक ये भी चीज़ आप याद रखिए, इनर्शिया मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब ये होता है कि इनर्शिया को मेजर करने का तरीका होता है मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। जैसे अगर आप एक चूहा है और एक हाथी है, दोनों का अगर स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, मतलब उसका इनर्शिया को चेंज करना चाहते हैं, रेस्ट से मोशन में आना चाहते हैं, तो दोनों को ऊपर जब फोर्स लगाएंगे, अगर दोनों को ऊपर बराबर फोर्स लगाएं, एक चूहा को फोर्स लगाइए, एक हाथी को फोर्स लगाइए, देखिए उसका बॉडी, हो सकता है चूहा का मोशन चेंज हो जाए, चूहा का बॉडी चेंज हो, चूहा का स्टेट चेंज हो जाए, वो रेस्ट में तो मोशन में आ जाए। लेकिन उसी फोर्स से आप हाथी को अगर धक्का देंगे तो शायद हाथी का मोशन चेंज ना हो। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि अगर मास ज़्यादा किसी बॉडी का होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। देखिए इनर्शिया पे एक बहुत आपको मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ, छोटा सा कहानी है, इसमें मोरल मिलेगा कुछ आपको। एक बंदा था जो जा रहा था इंटरव्यू देने। सपोज कीजिए वो ट्रेन पर बैठा हावड़ा से दिल्ली के लिए। अब उसको पता नहीं था, वो दुरंतो ट्रेन में बैठ गया और उस बंदे को जहाँ उतरना था उस जगह बाद में मालूम हुआ ट्रेन रुकती नहीं है। तो वो बहुत घबरा गया, उसकी इंटरव्यू थी, नौकरी का सवाल था।
तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप ड्राइवर के पास जाओ, क्योंकि इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे डब्बे। ड्राइवर के पास जाओ, ड्राइवर से बात करो, शायद कोई सॉल्यूशन निकले। तो बंदा गया, ठीक है भाई मैं जाता हूँ, बात करता हूँ। जब बात करने गया ड्राइवर से, तो ड्राइवर ने कहा एक काम करो, मैं ट्रेन तो रोक नहीं सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो ड्राइवर ने एक सॉल्यूशन दिया कि एक काम करना है, जब तुम आपकी स्टेशन आएगी मैं थोड़ा ट्रेन को स्लो कर दूंगा, आप जंप मार दीजिएगा और उतर जाइएगा। तो इससे आप मेरी ट्रेन भी नहीं रुकी और आपका काम भी हो गया। तो वो बंदा बड़ा खुश हो गया, आया डब्बे में, तो सबसे बात करने लगा, भाई बहुत खुशी की बात है, सॉल्यूशन मेरा मिल गया। जब स्टेशन आएगा तो मैं क्या करूँगा, कूद जाऊँगा, ट्रेन स्लो होगी मैं कूद जाऊँगा। तब उसके बाद क्या हुआ, कुछ फिजिक्स जानने वाले थे हमारी तरह, हमारी आपकी तरह, उन्होंने कहा कि एक काम करो, जब आप जंप मारोगे ना तो थोड़ा सा आप धीरे धीरे दौड़ लेना, थोड़ा सा आप दौड़ लेना, ताकि आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे तो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाए, जिससे आपको चोट नहीं लगेगी। तो बंदा बोला ठीक है जी, समझ में आ गया। जब स्टेशन आया तो वो अपना सारा बैग फेंका और जंप मार दिया, और जंप मारने के बाद दौड़ने लगा बहुत तेज़ी के साथ। इतनी तेज़ दौड़ा कि सामने वाला जो हमारा कंपार्टमेंट है, सामान गेट है, वहाँ तक पहुँच गया। तो अपने यहाँ तो क्या गेट पे बहुत लोग खड़े रहते हैं, तो वो लोग सोचे कि अरे ये बंदा ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। तो सब लोगों ने पकड़ा, उसको वापस ट्रेन में डाल दिया। तो बेचारा जिसके लिए इतना मेहनत किया, वो फिर से उसको ट्रेन पे चढ़ा दिया गया। तो इससे आपको मोरल क्या मिलता है? मोरल ये मिलता है कि जितना स्पीड, जब आप दौड़े थे जितनी आपको स्पीड चाहिए, जितना आपको तेज़ दौड़ना चाहिए उतना ही दौड़िए, ज़्यादा में तेज़ मत दौड़िए, वरना उसमें भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये एक तरह का एक्सीडेंट ही था, बेचारा इतना मेहनत करके कूदा और फिर से उसको लोगों ने ट्रेन पे चढ़ा दिया। ठीक है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए इसका दूसरा पार्ट से आपको क्या मिलता है, दूसरा पार्ट से आपको ये वाला जो पार्ट है, इससे मिलता है फोर्स का कॉन्सेप्ट। फोर्स का कॉन्सेप्ट ये बोल लीजिए या इसका डेफिनेशन बोल लीजिए। तो फोर्स यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि एक कॉज है, इसको लिखते हैं डेफिनेशन, इट इज़ अ कॉज ड्यू टू विच a body changes its state or try to change its state। स्टेट जब भी बोले तो स्टेट बोलने का मीनिंग आप समझ जाइए, रेस्ट और मोशन से बोल रहा हूँ मैं, रेस्ट या मोशन की बात कर रहा हूँ। तो फोर्स एक वजह हो गया, एक कॉज हो गया। फोर्स का डेफिनेशन में जरूर लिखिए, फोर्स एक वजह हो गई जिससे किसी बॉडी का स्टेट में चेंज आता है। रेस्ट में हो तो मोशन में होता है, मोशन में हो तो रेस्ट में होता है। हम लोग को पता है कि फोर्स से हम लोग किसी बॉडी को रोक भी सकते हैं, किसी बॉडी को मूव भी करा सकते हैं। वैसे फोर्स को टेक्निकली बोला जाता है, पुल या पुश। फोर्स का टेक्निकल डेफिनेशन है पुल या पुश है, या तो आप धक्का दें या तो खींचे, ये होता है हमारा फोर्स का टेक्निकल डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखिए अभी हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक भी सीखना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स का डेफिनेशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ में बहुत कुछ तो नहीं है, थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह है उसको पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ फोर्स है उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे सेकंड लॉ में जब आएंगे तो सारा न्यूमेरिकल न्यूटन्स लॉ का सारे सेकंड लॉ से ही आते हैं। तो फोर्स के टाइप ऑफ फोर्स हम लोग पढ़ते हैं। टाइप ऑफ फोर्स के कितने टाइप है? तो फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको कई लोगों ने कई तरह से क्लासीफाई किया। तो क्लासीफाई करने का बहुत सारा तरीका है, आप जितने लोगों ने जैसे भी क्लासीफाई किया सभी सही है। किसी ने बोला स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स में, किसी ने रियल सूडो फोर्स में, किसी ने कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट में, बहुत सारा तरीका है। तो मैं एक तरह से डिफ़ाइन करता हूँ, दूसरे लोगों ने जो डिफ़ाइन किया सभी सही है। तो हम लोग को सिलेबस के हिसाब से, जो हमारे सिलेबस में जो है उसके हिसाब से मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ।
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हमारे सिलेबस में आता है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसका टाइप पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आप याद रखिएगा, आप ये टर्म याद रखिए, जी मेन, ये चारों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एम का मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एन का मतलब होता है न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जैसे आप यहाँ से किसी चीज़ को अगर आप गिराते हैं, ज़मीन, अर्थ और इस बॉडी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। और ये जो मैं ऐसे लिखा जी में, इसके पीछे भी रीज़न है कि ऊपर से नीचे ये सबसे वीक फोर्स होता है और नीचे में सबसे स्ट्रांग होता है। मतलब ग्रेविटेशन सबसे वीक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे स्ट्रांग है। इसका आप एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग कॉम्ब करते हैं ना, कंघी से बाल को सजाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो कॉम्ब होता है उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है और पेपर का टुकड़ा उसकी तरफ चला आता है। तो अब देखिए, जब ये इसमें अगर पेपर का टुकड़ा अगर चिपक जा रहा है तो इस एक वक्त में दो फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और दूसरा ग्रेविटेशन है। लेकिन पेपर का अगर जो हम लोग को पता है, जो फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसके तरफ पेपर का टुकड़ा जाना चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होता तो पेपर का टुकड़ा अर्थ की तरफ गिर जाता। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए पेपर का टुकड़ा कॉम्ब की तरफ चिपका हुआ है। ठीक है, तो ये इसका तो एक एग्जांपल था। आप लॉजिकल मैथमेटिकल रीज़न भी दे सकते हैं। आप लोग को पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोनों का फॉर्मूला पता होगा। जैसे इसका होता है G/m/r², इसका होता है K 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दोनों में कांस्टेंट का वैल्यू देखिए तो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू काफ़ी कम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए तो उसका कांस्टेंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इससे दोनों में क्वांटिटी वाइज ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये चारों थे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में जो हम लोग को पढ़ना है वो देख लेते हैं। एक है आपका टेंशन, दूसरा है फ्रिक्शन, उसके बाद विस्कोसिटी भी है और बहुत सारा चीज़ है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो सिलेबस के हिसाब से टेंशन ही पढ़ना है, और टेंशन भी किस में पढ़ना है आपको, आप आगे देखेंगे स्ट्रिंग होगा और रॉड होगा, इसी दोनों का न्यूमेरिकल आप पाएंगे। तो जब हम लोग सेकंड लॉ पढ़ लेंगे तो टेंशन के बारे में काफ़ी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अभी जस्ट इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने कई बार रेफरेंस फ्रेम का नाम सुना होगा। रेफरेंस फ्रेम तो इसमें बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं रेफरेंस फ्रेम को फिर से एक बार बोल रहा हूँ। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है ऐसा फ्रेम, या इसको ऑब्जर्वर बोल लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। मोशन बोलने का मतलब है उसका वेलोसिटी भी हो सकता है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, उसका एक्सेलरेशन हो सकता है, और भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब है इसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे चीज़ों का, दूसरे बॉडी के मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम दो टाइप का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस चीज़ को अभी आपको ये इसलिए समझना है कि इसमें जब सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ में आप देखिएगा कि आपको फ्रेम समझना पड़ेगा। फ्रेम समझेंगे तो आप लॉज को, न्यूटन्स का लॉ है उसको ठीक ढंग से अप्लाई कर पाएंगे। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये होता है जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, और नॉन इनर्शियल का मतलब होता है इसका एक्सेलरेशन 0
ना हो, ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो। तो जीरो होने का दो मीनिंग आता है, एक होता है या तो बॉडी रेस्ट में हो या तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता हो। जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आप क्या कीजिएगा, कहाँ पर कौन सा फ्रेम है उसके हिसाब से कौन सा फोर्स अप्लाई करना वो आपको चेक करना रहेगा। सपोज के लिए किसी ट्रेन में आप बैठे हैं, तो ट्रेन एक ही स्पीड के साथ आगे जा रहा है, या ट्रेन रुकी हुई है, तो उसमें अगर आप बैठे हैं तो आप इनर्शियल फ्रेम में हैं। उसी ट्रेन का धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उसमें वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन आ गया। इसका मतलब है कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं। तो दोनों को जानने के बाद क्या इंपॉर्टेंट बात होगी, अब दोनों को जानेंगे तो यहाँ पर रियल फोर्स आएगा, रियल फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पर स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, स्यूडो फोर्स का मतलब ये होता है, स्यूडो फोर्स का मतलब ये हुआ कि आप बोल सकते हैं इमेजनरी या वर्चुअल, जिसको हम लोग जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। और इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जितने भी हैं सब वैलिड होते हैं, और इसमें वैलिड नहीं होते हैं, इसको वैलिड बनाया जाता है। ठीक है, कैसे हम लोग आगे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप जितने भी एग्जांपल बाद में आएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें समझना होगा कि आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फ्रेम है, कहाँ स्यूडो फोर्स आएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि अगर कोई कार है आगे की तरफ मूव करी, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, अगर इसमें कोई पेंडुलम आप हैंग कर देते हैं, किसी पेंडुलम को हैंग करते हैं, तो ये पेंडुलम क्या होगा, पेंडुलम पीछे की तरफ आएगा, पेंडुलम पीछे की तरफ आएगा। तो आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कई बार ट्रेन में या किसी कार में या किसी भी गाड़ी में आपने देखा होगा कि सामने कोई चीज़ हैंग होता है, ऐसे कोई चीज़ हैंग है, अगर इसी डायरेक्शन में गाड़ी आगे जा रही है तो ये जो हैंग चीज़ पीछे आता है। तो स्यूडो फोर्स हमेशा इस पर जो हो, ये कौन सा फ्रेम में आ गया, जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम को बोलेंगे पेंडुलम इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, पेंडुलम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। इसका मतलब है नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगी स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो होता है ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन, ऑपोजिट टू द मोशन। ठीक है, ये आपका जस्ट लगेगा इसकी तरफ, फ्रिक्शन की तरह। देखिए फ्रिक्शन आता है दो सरफेस का कांटेक्ट के बीच में, यहाँ पर देखिए कोई कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम होने के वजह से पेंडुलम पर फोर्स पीछे की तरफ लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स हमेशा पीछे लगता है, और ये भी क्वेश्चन में बाद में बताऊंगा आपका, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि थीटा कितना होगा, मतलब वर्टिकल से कितना एंगल पीछे आएगा। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट लॉ का इंट्रोडक्शन अभी कंप्लीट हुआ, अभी हम लोग सेकेंड लॉ का इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि सेकेंड लॉ से ही मोमेंटम निकला, मोमेंटम का डेफिनेशन सेकेंड लॉ से ही आया, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझने में आसानी हो गई। ये क्या, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम लोग यहाँ पी से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नहीं है, आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में ये पी ही लिखा हुआ है। एम इंटू वी, मोमेंटम का डेफिनेशन होता है एम इंटू वी। ठीक है, एम इंटू वी। तो और इसका मेन मीनिंग कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल मोशन कंटेंट इन द बॉडी, एक बॉडी का जो टोटल मोशन होता है, मतलब शुरू में हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, ओनली वेलोसिटी, एक पार्टिकल का वेलोसिटी का बात कर रहे थे। तो पार्टिकल जो होता है उसका मास नेग्लिजिबल होता है। जब हम एक बॉडी का मोशन का बात करते हैं तो बॉडी का मास को कंसिडर करना पड़ता है। अगर हम लोग किसी बॉडी का मोशन बोल रहे हैं तो उसका मोशन बोलने का मतलब होता है मोमेंटम, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी में मास को भी कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पार्टिकल का बात करें तो उसके मास को हम लोग नेग्लिजिबल है, इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे
हम वेलोसिटी बोलने का मतलब मास नहीं होता है, लेकिन अगर हम बॉडी का अगर हम मोशन बोल रहे हैं मतलब उसमें मास को भी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हम लोग का ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब जो हम फोर्स किसी बॉडी पर लगा रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ मोमेंटम का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। फिजिक्स में जब भी रेट वर्ड का बात आए तो रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। फिजिक्स या मैथ में आप देखिएगा, ज़्यादातर फिजिक्स में खासतौर पे अगर रेट वर्ड दिया हुआ है तो इसका मीनिंग होता है टाइम से रिलेटेड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिधर फोर्स अप्लाई हुआ। जैसे सपोज कीजिए आप इस बॉडी को अगर यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो इसी डायरेक्शन में बॉडी का मोशन होगा। ठीक है, तो इस लॉ का स्टेटमेंट से हम लोग को मिला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का चेंज बाय टाइम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला ही होता है m/v। तो चेंज का मतलब मोमेंटम फाइनल और मोमेंटम इनिशियल कितना होगा m/u, इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। इस बॉडी का अगर शुरू में इसकी वेलोसिटी u है, इसका मोमेंटम कितना आएगा, मास m है तो मोमेंटम आएगा mu। लेकिन फोर्स लगाने के बाद इसमें एक्सेलरेशन आएगा और कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ के v हो गई। मास तो m ही है, मास तो कांस्टेंट है, तो इसका मोमेंटम कितना है mv। तो मोमेंटम में चेंज का रेट निकालने का बोलते हैं हम लोग फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग k कांस्टेंट लेते हैं, अगर हम लोग वी चूज k = 1, देन F = m/t × v - u। m ये हम लोग को मिलेगा v - u/t। और हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। ठीक है, इसीलिए फोर्स का फॉर्मूला हो गया m × a। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया F = m × a। फादर = माँ, इसको याद रखिए। न्यूटन ने बहुत पहले बोला था फादर मदर दोनों की इज्जत करो, दोनों बराबर होते हैं, फादर = माँ। ठीक है, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला मिला हम लोग को m × v। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट है kg, मास के लिए kg, मीटर पर सेकेंड। इसका आप डायमेंशन में लिख सकते हैं, डायमेंशन हो जाएगा मास के लिए m और v के लिए, v का क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम मतलब L/t। तो L/t - 1 इसका डायमेंशन हो गया। तो हम लोगों ने देखा वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट एंड डायमेंशन, ये 3 चीज़ें देखी हम लोगों ने। और यहाँ से मोमेंटम से एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और आएगा इम्पल्स का। तो इम्पल्स को भी पढ़ लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है। फिर हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ में आएंगे और सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे हम लोग FBD, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे। फिर उससे ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें कंस्टेंट मोशन भी आएगा, वो सारी चीज़ें करेंगे। लिफ्ट का न्यूमेरिकल आएगा, वो भी करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा सा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, मोमेंटम और इम्पल्स से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए पहले अब ये इम्पल्स शुरू करने से पहले मोमेंटम से 1-2 क्वेश्चन आता है, उस पर हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए एक छोटा सा रिलेशन देखते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को K से डिनोट कीजिएगा, मोमेंटम को P से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12 mv², और मोमेंटम का फॉर्मूला है m × v। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दोनों का रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, रिलेशन निकालने का तरीका ये होगा कि
आप यहाँ पे इसको भी स्क्वायरिंग कर लीजिए, बोथ साइड पी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और आप वी के जगह पर वी स्क्वायर की जगह पर पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर जगह पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ओके। तो ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2m k, इसको मल्टीप्लाई, ये k से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो p इक्वल टू हो जाएगा √2m k। इस दोनों रिलेशन के ऊपर ढेर सारा क्वेश्चन आता है, हम लोग उसको धीरे धीरे सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा था कि अगर हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे v को रिप्लेस किया, क्या हम लोग इससे m को रिप्लेस करके काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन v में ला सकते हैं? तो ला तो जरूर सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन में जिसके बीच में रिलेशन है उसको छोड़कर सारी कांस्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। तो k और p के बीच में रिलेशन है, इसको छोड़कर ये कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, m, मास इज द कांस्टेंट टर्म। अगर वेलोसिटी लेते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। अब यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे, काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, आपको मोमेंटम निकालना होगा, मोमेंटम दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। तो वो सब क्वेश्चंस अभी नहीं करके हम लोग जो नीट में क्वेश्चन पॉसिबल आता है उसको करते हैं, उसका शॉर्टकट सीखते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसको एमसीक्यू की तरह एक बार मैं बता दे रहा हूँ। एमसीक्यू में जब भी आएगा मैं इसका याद रखने का तरीका ही बताऊंगा, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ एक भारी बॉडी है, एक हल्का बॉडी है, दोनों का मोमेंटम इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन ठीक इसी की तरह है, इसका उल्टा है, बोला कि दो बॉडी, एक हल्का एक भारी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा या कम होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक भारी बॉडी बनाते हैं, एक हल्का बॉडी लेते हैं। सपोज के लिए ये ट्रक है, ये साइकिल है, तो एक भारी एक हल्का है, इसमें दोनों का, इसका मास ज़्यादा है, तो m ग्रेटर देन m। अब क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है, 1 में क्या बोल रहा है कि दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है। तो मोमेंटम सेम है तो P1 इक्वल टू P2 करते हैं, और दोनों का रिलेशन तो हम लोग को पता ही है, P इक्वल टू 2m/k, ये रिलेशन पता है दोनों के बीच में। दोनों का मोमेंटम अगर सेम है तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा वो फाइंड कर लेते हैं। तो P1 कितना होगा, P1 होगा 2m/k1, स्क्वायर ही कर लेते हैं। P2 कितना होगा, 2m कैपिटल M स्मॉल m k2। तो हम लोग को यहाँ कंपेयर करना है कि P1 P2 तो बड़ा है, बाई क्वेश्चन P1 P2 बड़ा है। अगर हम दोनों को डिवाइड मार दें तो हम लोग को मिलेगा, ये कैंसिल आउट क्योंकि इक्वल है, ये भी कैंसिल आउट, तो हम लोग को यहाँ से मिलेगा K1/K2 इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, ये मिला। स्मॉल m को ऊपर लाइए, ये तो 1 हो गया कट के, m बाई कैपिटल M। तो क्या इसको हम लेस देन 1 बोले, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ क्लियर हुआ, K1 लेस देन K2 हो गया। K1 किसका था, फर्स्ट वाले का, इसका देखिए, इसका P1, ये P2, ये K1, ये K2। तो इधर वाला पार्ट ट्रक वाला पार्ट है ना, ट्रक वाला पार्ट सब हेवियर है, ये वाला पार्ट है, तो ट्रक वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे, ये इस साइड का पार्ट को हेवियर बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग लाइटर बोलेंगे, ठीक है। तो K1 का मतलब हेवियर बॉडी है, तो इक्वल मोमेंटम आया, इक्वल मोमेंटम यहाँ से मिला, यहाँ से हमको एक कंक्लूजन मिला, इक्वल मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर फॉर, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर फॉर, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर फॉर, किसके लिए ग्रेटर होगा, इक्वल मोमेंटम हुआ तो K1 क्या है, K1 है हेवियर का है, हेवियर का काइनेटिक एनर्जी तो कम है, इसका मतलब जो लाइटर बॉडी है उसका एनर्जी हमको ज़्यादा मिला। तो इक्वल मोमेंटम अगर होगा तो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर फॉर लाइटर बॉडी होगा। तो इस पार्ट से हमारा ये कंक्लूजन मिला।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दोनों को मैं अभी आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, पहले आप बना लीजिए। दूसरा तरीका है K1 इक्वल टू K2, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में p² कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर है तो P1 इक्वल टू 2m p² 2m K1 2m K1 और P2² 2m K2, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 20 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है। P1² बाई P2², P1² बाई P2², ये K1 K2 तो इक्वल है, कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, m/m। अब हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला मास ज़्यादा है, नीचे वाला मास कम है, तो दोनों को डिवाइड करने से मस्ट गेट 1 से ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये मिलता है कि P1 ग्रेटर देन P2 है। P1 का मतलब क्या है, हेवियर बॉडी है। P1 का मतलब है हेवियर बॉडी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग इक्वल काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इज ग्रेटर फॉर हेवियर बॉडी, ठीक है। मोमेंटम इज ग्रेटर फॉर हेवियर बॉडी, ओके। अब एक बार आपने बना लिया, बार बार इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख लीजिए, इसको रट लीजिए, एक बार लर्न कर लीजिए। तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कैसे लर्न करेंगे। देखिए पहला वाला क्या है, ये वाला देखिए, इक्वल मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर फॉर हेवियर बॉडी। तो इसका पहले शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, इक्वल मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर फॉर लाइटर बॉडी, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए इक्वल काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इज ग्रेटर फॉर हेवियर बॉडी, ओके। इस कोड को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो कोड को याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, इक्वल E/mgh और इसके बाद इक्वल मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर फॉर लाइटर बॉडी, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा। इसको याद करने के बाद ये बार बार बनाने, नीट में जो 11 में बच्चे हैं उनको तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक बार बना लीजिए, इसका कोड याद कर लीजिए, इसका झमेला ख़त्म। इसको ऐसे याद कीजिए, एक महात्मा गांधी हैं, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चाहे इंग्लिश में लिख देता हूँ पूरा, एक महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी तो अमर हैं, इसीलिए थे नहीं है। उसके बाद देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, एक मंकी कस्तूरबा गांधी लाई, कस्तूरबा गांधी लाई। देखिए गांधी जी के 3 बंदर थे, आपको पता है। 2 बंदर गांधी जी लाए थे और 1 बंदर अफ्रीका से, शायद ये गलत भी हो सकता है, अफ्रीका से कस्तूरबा गांधी लाई, गलत भी हो सकता है। अपने से क्या, हम लोग को याद करना है ये बस, एक मंकी कस्तूरबा गांधी लाई और एक महात्मा गांधी हैं। ये दोनों चीज़ों से हम लोग, ये 2 कोड अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम ख़त्म। महात्मा गांधी हैं, ये तो सही बात है, अमर है। उनकी वाइफ है कस्तूरबा गांधी, वाइफ थी। तो एक मंकी कस्तूरबा गांधी लाई, तो ये दोनों कोड से आपको ये पूरा याद रहेगा, ठीक है। मोमेंटम के साथ एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स का मतलब होता है इट इज़ द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इट इज़ द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ये फोर्स का टोटल इफेक्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, इसको इम्पल्स को मेज़र करते हैं फोर्स इनटू टाइम से, जिसमें फोर्स जो होता है, फोर्स ऑलवेज होता है लार्जर फोर्स होता है, लार्जर फोर्स होता है, और ये होता है वेरी स्मॉल टाइम।
इम्पल्स जब भी आता है वो बहुत स्मॉल टाइम में जब कोई फोर्स अप्लाई होता है तो वहाँ पे इम्पल्स आता है। तो लार्जर फोर्स को हम लोग एक और नाम देते हैं इम्पल्सिव फोर्स, और इम्पल्स अलग है, आवेग हिंदी में बोलते हैं। इट इज़ द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स का टोटल इफेक्ट है। इसका एग्जांपल क्या है? स्लैपिंग एग्जांपल होता है स्लैपिंग, ठीक है, स्लैपिंग चाटा मारना। तो इफेक्ट, कोई चाटा मारता है तो इफेक्ट में लाल हो जाता है ना गाल, तो वही इम्पल्स है, जो लाल हो गया वो इम्पल्स है, स्लैपिंग। उसके बाद होता है किकिंग ऑफ फुटबॉल, किकिंग ऑफ फुटबॉल। उसके बाद हिटिंग बॉल, क्रिकेट बॉल विथ बैट, और बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। ये सब में देखिए, जैसे फुटबॉल को किक किया जाता है या बैट से बॉल को हिट किया जाता है तो बहुत कम वक्त के लिए बैट और बॉल के बीच में कांटेक्ट होता है। पैर और फुटबॉल के बीच में कांटेक्ट बहुत कम होता है। जितना कांटेक्ट टाइम कम होगा, वेरी स्मॉल टाइम बोलने का मतलब है ये कांटेक्ट टाइम है, कांटेक्ट टाइम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कांटेक्ट टाइम जितना कम होगा उतना इम्पल्स ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। तो इम्पल्स से रिलेटेड इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू टी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं, न्यूटन सेकेंड। इसका डायमेंशन होता है सेम एज मोमेंटम। कैसे मोमेंटम की तरह इसका डायमेंशन होगा अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है, ओके। पॉज करके इसको लिख लीजिए। देखिए इम्पल्स इक्वल टू फॉर्मूला है F इंटू टी। एफ का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स का मतलब होता है, ये टाइम से कैंसिल आउट हो गया, इसको बोलते हैं एम वी माइनस एम यू। ये इसको लिखेंगे इम्पल्स, ये एक फॉर्मूला आया इम्पल्स, और इसको बोलते हैं मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इसको बोला जाता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में बोलते हैं। ये सब आगे जाकर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, बहुत जगह एप्लीकेबल है फिजिक्स में। तो इसको ये एक फॉर्मूला आया इम्पल्स का मतलब आ गया मोमेंटम में चेंज, इसलिए मैं बोल रहा था कि डायमेंशन मोमेंटम की तरह ही होगा, ठीक है। मोमेंटम में जितना चेंज आ रहा है उसी तरह डायमेंशन में चेंज आ रहा है, ओके। अब देखिए एक्चुअली आपको पिछले वाला जो काइनेमेटिक्स पढ़े उससे इसका लिंक आना चाहिए, जब लिंक आएगा तो प्रॉब्लम बनाने में इजी होगा, ठीक है। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब इसमें इसको हम लोग v माइनस यू कर दें और ए टी कर दें, और इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दें, m इंटू वी एम यू एम ए इंटू टी। अब ये क्या दिखाई पड़ रहा है आप लोग को? ये फोर्स इंटू टाइम, और यहाँ पे मोमेंटम में चेंज। तो देखिए इस फॉर्मूला का रूट कॉज कहाँ पर है? इस फॉर्मूला का रूट कॉज है आपका मोशन में, ठीक है। मोशन अगर आप जानते हैं तो आपको कोई इशू नहीं है। मोशन से जब आपका न्यूमेरिकल आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि इस न्यूमेरिकल में इसका ज़रूर इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, या यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आपको पूछा जाएगा जो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो हमने अभी पिछला पढ़ा मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था। फिर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बीच में रेशियो वाला बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो वो आप कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे वही मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी का एक और क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल शॉर्टकट है, वो पढ़ते हैं, और साथ में इम्पल्स से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ये दो क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि मोमेंटम में चेंज परसेंट दिया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज परसेंट कितना आएगा।
फिर काइनेटिक में चेंज का परसेंटेज दिया हुआ है, तो मोमेंटम में कितना परसेंट का चेंज आएगा। ठीक है, तो इसको अगर क्लास 11 में बनाया जाए तो क्लास 11 में आपको काफ़ी इसको बनाने में कम से कम मेरे ख्याल से 1 पेज या आधा पेज लग जाएगा। इसको भी बनाने में वैसा ही होगा, हम लोग को मैथमेटिकली पूरा शो करना पड़ेगा। लेकिन नीट का हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये छोटा सा शॉर्टकट है, इससे आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे जिसमें ये क्वेश्चन दिया होगा। पहले मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी यहाँ पर डेटा दिया रहेगा, आप बना सकते हैं। ठीक है, कि शॉर्ट में लिखा है मैंने, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज और पी का मतलब है मोमेंटम में परसेंटेज चेंज। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ। अब देखिए मोमेंटम में चेंज कितना दिया हुआ है, मोमेंटम का चेंज दिया हुआ 100%, तो काइनेटिक में कितना चेंज आएगा। तो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, ये एक्चुअली फार्मूला आया है कैलकुलस से। ठीक है, तो कहाँ से आया क्या आया, बस फार्मूला आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ढेर सारे जगह पे इस्तेमाल इसको करेंगे हम लोग, फिजिक्स में और भी जगह इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 200 होगा, पी 100 है तो पुट कीजिए 200 प्लस 100, पी के जगह पे 100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100 बाई 100। तो देखिए परसेंटेज अगर निकालिएगा आप तो यहाँ पर 100 बाई 100 कट जाएगा, 300% ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके बाद अगर यहाँ पर इसका आंसर आ गया आपका 300%। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, आप देखिएगा कभी दिया रहेगा कि 10% का चेंज आया मोमेंटम में, तो काइनेटिक में कितना परसेंट का चेंज आया। अगर यहाँ 10% होगा तो काइनेटिक में कितना परसेंट का चेंज होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर 10 पुट कीजिए, डबल हो गया 20, यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100/100 1 आ गया, तो 21% काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे मैं बोला 10% का चेंज आया ये मोमेंटम में, तो काइनेटिक में कितना चेंज आएगा, काइनेटिक में आएगा, इसको देखिए डबल कीजिए 2 × p 20% प्लस 10 × 10, 10 का स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर बाई 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा 1 आएगा, तो 21% आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इससे आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन है, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, आप सबको बस इसमें पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आइए, ये बैक वाला है, काइनेटिक एनर्जी में बोला इतना परसेंट का चेंज आएगा, तो पोटेंशियल मोमेंटम में कितना परसेंट का चेंज आएगा। इस दोनों का रिलेशन पे अगर आपको एक फार्मूला आता है तो मैं बोलूँगा कि दूसरा और सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी फॉर्मूला का अप्लाई कीजिए यहाँ पे। जैसे सपोज कीजिए आप ऑप्शन को इसमें पुट कीजिए, 20 को पुट कीजिए, कितना आ रहा है, 20 को पुट करने से 40 आएगा, प्लस 20 का स्क्वायर मतलब 100 से कट के 4 बचेगा, 44%, यहाँ दिया 69%, तो 20% पुट करने से काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ये मोमेंटम का चेंज है ना, तो मोमेंटम का चेंज पुट कीजिए, काइनेटिक का चेंज 69% आना चाहिए, तो 30% पुट कीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा 60%, डबल कर लीजिए, 60 हो गया, प्लस 30 × 30 बाई 100, देखिए ये एग्जैक्टली आ गया 69%, आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर हुआ 30%। तो ऑप्शन इसमें पुट करके इसका आंसर आप ला सकते हैं। आप सब ऑप्शन, इसका सेकंड में आ गया तो आपका थोड़ा मेहनत कम हुआ, हो सकता है फोर्थ में 30% लिखा होता, तो कोई इशू नहीं है, ये तो जस्ट फॉर्मूला में पुट करना, आपको देख ही समझ में आएगा। 69 है तो 20 में तो आएगा नहीं, पहले तो डबल होगा, 30 दूना 60, तो 69 है तो ये आने का चांसेस है। अगर क्वेश्चन में होता काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता, मान लीजिए आपका 120, ठीक है, तब आप 50 पे ट्राई करते, 50 दूना 100 से ऊपर है ना, तो इस तरह से आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि कौन सा ऑप्शन को पहले पुट करें। तो ये दोनों क्वेश्चन का आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। आप या तो मोमेंटम से या तो ये फॉर्मूला से इसका बनाना है और इसको ऑप्शन में पुट करके देखना है। ठीक है, देखिए इम्पल्स पर जो प्रॉब्लम आते हैं वो 4 टाइप के हैं।
जो नीट में स्पेशली आते हैं, अगर मैं इसको ये 4 टाइप का थ्योरी बता देता हूँ, अगर सबका एक एक एग्जांपल देके बनाया तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उतना बेनिफिट नहीं है। आप थ्योरी समझ लीजिए, प्रॉब्लम आप जब देखेंगे तो आपसे बन जाएगा, काफ़ी आसान होते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम बोला कि एक बॉल को हमने हिट किया एक वॉल के ऊपर विथ स्पीड u और ये रिबाउंड हो गया विथ स्पीड v, तो मैं अपनी तरफ से स्पीड इस डायरेक्शन का माइनस दिया, इस डायरेक्शन का प्लस दिया। वो ज़रूरी नहीं है, आप इसको प्लस इसको माइनस भी ले सकते हैं। विथ प्रॉपर साइन इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। जैसा आपको न्यूमेरिकल मिलेगा क्वेश्चंस में, उसके हिसाब से इम्पल्स का 2 फार्मूला है, चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको ये भी तोड़ना होगा फोर्स इनटू टाइम में, और यहाँ पर साइन का बस ख्याल रखना, आपको यहाँ पर साइन का ख्याल रखना, और कुछ आपको ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल होगा। उसी तरह दूसरा केस में आइए, बॉल को इंक्लाइंड वे में फेंका रहेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पे आपको v पुट करना है, u पुट करना, सेम तरीका होगा, सिर्फ u के जगह पे आप पुट कर दीजिएगा u cos फाई इस डायरेक्शन का, v के जगह पे पुट कीजिएगा v cos फाई, बस यहाँ पर u cos फाई, यहाँ पर v cos फाई, यहाँ पर u cos फाई विथ प्लस माइनस साइन। तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा। अब बना के देखिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो बताइए, नहीं तो एक एक न्यूमेरिकल से बनाने जाऊंगा तो अभी न्यूटन्स लॉ काफ़ी लंबा चला जाएगा। न्यूटन्स लॉ में बहुत टॉपिक अभी बचा हुआ है, तो ये सब आप खुद से बना सकते हैं, इसलिए मैं जस्ट फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि बहुत सारे बॉल हैं जिसको सपोज कि n नंबर ऑफ बॉल्स हैं, इसमें गिवन होगा क्वेश्चन में n नंबर ऑफ बॉल पर सेकेंड, n नंबर ऑफ बॉल्स पर सेकेंड से दीवार पे हिट किया जा रहा है, मतलब एक बॉल नहीं है, बहुत सारा बॉल से एक साथ हिट किया जा रहा है दीवार के ऊपर। तो दीवार के ऊपर जब हिट करेगा तो दीवार के ऊपर ये बॉल कितना फोर्स लगाएगा, तो उसको अगर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब फोर्स लगेगा तो इसमें 2 केस आता है। एक तो बॉल होता है जो गिर जाता है, यहीं पर लगने के बाद ऐसे गिर जाएगा। गिरने का मतलब होता है, हो सकता है ये शॉर्ट पुट हो। शॉर्ट पुट एक ओलंपिक में गेम होता है, आप लोग जानते होंगे, लोहा का बॉल होता है, उस फेंका जाता है, तो ये दीवार पर लगेगा तो वापस वहीं पर गिर जाएगा, बहुत भारी होता है। अगर बॉल रिबाउंड नहीं करता है, वापस नहीं आता है, तो फोर्स ऑन द वॉल होगा MNU। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सब शॉर्टकट फार्मूला दे रहा हूँ। अगर बॉल वापस आ जाता है, रिबाउंड करता है, तो फार्मूला ये हो जाएगा 2MNU हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर केस की तरह 4 नंबर केस से फार्मूला नहीं लिखा, यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक प्लेट होता है या डिस्क बोलिए, प्लेट हवा में तैर रहा होता है, तो इसको क्या करते हैं, नीचे से गोली चला के इसको फ्लोट करवाना है, रोकना है। तो गोली जो चलेगा उससे जो बुलेट का जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, जो वेट है नीचे की तरफ आ रहा है उस वेट के बराबर बुलेट का फोर्स होना चाहिए, तो वो इसी तरह लग जाएगा। यहाँ भी दिया रहेगा N/T, मतलब बुलेट पर सेकेंड कितना हिट कर रहा है, तो सेम फार्मूला से आप इसको भी बना सकते हैं। तो ये 4 तरह का न्यूमेरिकल्स हैं, और एक तरीका है, हम ग्राफ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इम्पल्स के ऊपर ये लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल है जो ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा कि अगर पूरे फिजिक्स में कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके तीसरा आता है, तो आप तीसरा वाला जो क्वांटिटी है वो इसका एरिया अंडर कर्व से फाइंड कर सकते हैं, एरिया अंडर कर्व से फाइंड कर सकते हैं, जिसको मैं एग्जांपल देते हैं S=VT से। VT कर्व में हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग FT कर्व में इम्पल्स फाइंड कर लेंगे। तो इम्पल्स फाइंड कैसे होगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अब ऐसे कोई वैल्यू सब दिया हुआ है, मैं यहाँ भी एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, लेक्चर लंबा हो जाएगा, ये सब सिंपल चीज़ें हैं, आपको थ्योरी समझाता हूँ, आप किताब में एक एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे फोर्स दिया रहेगा न्यूटन में, यहाँ पे टाइम दिया हुआ, आपको सारा एरिया निकालना है। तो एरिया अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चूज कर लीजिए। जैसे मैंने ऐसे डायग्राम को देखा तो इस तरह से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया।
फर्स्ट वाला एरिया आप बोलिए ये निकालिए, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा वाला एरिया A2 है, ये छोटा सा है, ये सब वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप निकाल लीजिए। तीसरा वाला एरिया ये आपको रेक्टेंगल मिल गया, ये निकाल लीजिए। तो तीनों एरिया को जोड़ देंगे, अगर इम्पल्स आपको फाइंड करना है तो तीनों एरिया को अगर हम जोड़ देते हैं तो इम्पल्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड लॉ पे जो हम लोग मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, मोमेंटम और इम्पल्स का, मोमेंटम और इम्पल्स से कितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपको बताया। फिर मैं अगले लेक्चर में आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ से न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।